नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने सीएए की अधिसूचना कल 11 मार्च को जारी कर दी है। आप एक मिनट न्यूट्रल होकर सोचिए कि ये अधिसूचना 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। किसी वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024 के इलेक्शन के डेट की अनाउंसमेंट कर सकती है। उससे ठीक पहले ही सीएए की अधिसूचना क्यों जारी की गई? इसकी अधिसूचना आज से 6 महीना पहले भी जारी की जा सकती थी और इलेक्शन के बाद भी जारी की जा सकती थी, लेकिन ये ठीक चुनाव से कुछ दिनों पहले ही इसकी अधिसूचना क्यों जारी की गई? हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि इसकी अधिसूचना जारी करने में इतना समय कोरोना काल के कारण हुआ। कोरोना के समय केंद्र सरकार ने इसे पोस्टपोन कर दिया था और कहा था कि पोस्ट कोरोना के बाद हम इसकी अधिसूचना जारी करेंगे। लेकिन सवाल तो यह भी है कि कोरोना काल खत्म हुए भी तो 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार 1-1.5 साल पहले नहीं बल्कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है तो ये सीएए की अधिसूचना जारी की है। यहाँ पर ये सवाल नहीं उठता कि क्या ये एक चुनावी एजेंडा के तौर पर केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो, लोग इसका विरोध करेंगे, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर इसका विरोध करने सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, तो वोट का ध्रुवीकरण होगा। मतलब कि जितने भी जो नॉन मुस्लिम है यानी कि हिंदू समाज वो अलग एक हो जाए और मुस्लिम समाज एक हो जाए। क्या ये इस मंशा से ही बनाया हुआ कानून नहीं है? इस तरह के कई सारे सवाल उठते हैं। आज हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। आप एक न्यूट्रल माइंड से सोचिएगा कि सीएए जो केंद्र सरकार लेकर आई है, इसके तहत केंद्र सरकार कहती है कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। तो हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि वाकई में ये कानून सिर्फ नागरिकता देने वाला है या इससे नागरिकता भी जाएगी, क्योंकि पूरे देश स्तर पर आपने इसका विरोध प्रदर्शन 2019 में देखा होगा, 100 से अधिक जाने गई थी। तो इस कानून के पीछे कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय इसका इतने लेवल पर विरोध करते। हर एक अल्पसंख्यक समुदाय कहने का मतलब हर एक मुस्लिम इसके विरोध में सड़क पर उतरे थे और इसका खुलकर विरोध किए थे। तो इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा इसमें क्या प्रावधान है कि मुस्लिम समुदाय इसका खुलकर विरोध करते हैं, इसके लिए अपनी जान तक गंवा दिए थे, 100 से अधिक जाने गई थी। इनके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक न्यूट्रल माइंड से कंप्लीट देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सीएए क्या है। यह कानून 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से, उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई। फाइनली ये कानून बन गया। केंद्र सरकार ने सीएए का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई सहित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देनी है। हालांकि कहीं भी कानून में या अब जारी किए गए नियमों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित शब्द का प्रयोग नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार का कहना हुआ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गैर जो मुस्लिम समुदाय है, जैसे कि सिख है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, इन लोग को जो वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया और वो देश छोड़कर के भारत आए, उसको हम नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाए हैं। लेकिन इस कानून में कहीं भी धार्मिक रूप से उत्पीड़न या प्रताड़ित शब्द का उल्लेख नहीं है और नहीं जारी की गई अधिसूचना में। इस कानून में यहीं पर आपको एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। इस कानून में सभी जाति धर्म की बात तो है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को इस कानून से बाहर रखा गया। यानी कि इसमें हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को बाहर रखा गया है। वहीं आप लोगों में से कुछ लोग यह जानना चाहते होंगे कि सीएए की अधिसूचना जारी हुई है तो ये सीएए के तहत हम नागरिकता के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो ये पूरी तौर से ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। आप वेब पोर्टल पर जाइए और ऑनलाइन में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। सवाल ये उठता है कि कितने प्रवासियों को मिलेगी इससे नागरिकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं वो भागकर भारत आए, हम उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाए हैं। तो सवाल उठता है कि कितने लोगों को इससे नागरिकता मिलेगी, कितने प्रवासियों को इससे नागरिकता मिलेगी। चलिए हम रिपोर्ट के हवाले से चर्चा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस कानून को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लाखों और करोड़ों गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए राहत लाने वाला बताया था। 2016 में गृह मंत्रालय ने संसद में एक आंकड़े पेश किए थे। उसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक सरकार ने भारत में 2,89,394 राज्य विहीन व्यक्तियों की पहचान की थी, यानी कि जिनके पास नागरिकता नहीं थी।
इसमें से अधिकांश बांग्लादेश से 1,03,817, श्रीलंका से 1,02,467, इसके बाद तिब्बत से 58,155, म्यांमार से 12,434, पाकिस्तान से 8,799 और अफगानिस्तान से 3,469 है। ये आंकड़े सभी धर्मों के राजविहीन व्यक्ति के, यानी कि इसमें मुस्लिम भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, इसके बाद तिब्बत से है, म्यांमार से है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से काफी बाद में है। लेकिन नए जो कानून है इसमें है कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो पाकिस्तान से आए हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि सीएए के तहत गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय की नागरिकता मिलेगी, यानी कि अगर आप मुस्लिम समुदाय से है तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। फिर एक सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद आए प्रवासियों को कैसे नागरिकता मिलेगी, क्योंकि कानून में तो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए जो प्रवासी है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। तो जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं तो उन्हें नागरिकता कैसे प्राप्त होगी? 31 दिसंबर 2014 के बाद आए लोगों को भारत में शरण लेने के लिए पहले के रास्ते ही अपनाने होंगे। यदि उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है तो वो सीएए के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को। यानी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जो लोग भारत आए हैं, उन्हें वो किसी भी धर्म के हैं, उन्हें सीएए के तहत नागरिकता नहीं दी जाए। सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि पूरे देश स्तर पे इसका विरोध क्यों देखने को मिला, क्योंकि सीएए कानून के विरोध में लमसम 100 से अधिक जाने गई थी। पूरे देश में हमें इसका विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन देखने को मिला था। आप शाहीन बाग आपको याद होगा, पटना का सब्जी बाग याद होगा, और भी कई जगह हैं, चाहे वो भोपाल ले लीजिए, केरला ले लीजिए, असम ले लीजिए, तो वहां पर हमें ये धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। कई बार तो ये धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हिंसक में बदल गए थे। तो इसका विरोध क्यों किया गया पूरे देश स्तर पर? चलिए हम इसके क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी इसके क्रोनोलॉजी को हमेशा समझाते रहते हैं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य की जो आबादी है वो क्यों इस कानून का विरोध करती है। इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, पूर्वोत्तर राज्य के जो अदर भी जो जनजातीय समुदाय है वो इसका विरोध करते हैं। तो इसके विरोध के पीछे क्या कारण है? पूर्वोत्तर राज्यों में से अधिकांश को डर है कि यदि ये कानून लागू किया गया तो यह कानून उनके राज्यों में अप्रवासियों की भीड़ का कारण बनेगा, जो उनकी जनसंख्या की भाषाई और सांस्कृतिक संरचना को बदल सकता है। यानी कि जब ये कानून लागू होगा तो उनके जो इलाके हैं उसमें प्रवासी की लगातार जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो आए हैं उन सबको नागरिकता मिल जाएगी, वो लोग आकर बस जाएंगे, तो उनकी जो अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान है वो छीनने का उन्हें डर है। दूसरा जो सबसे बड़ा विरोध का कारण है, जो हमें पूरे देश स्तर में देखने को मिला, कि सीएए को जब तक हम एनआरसी से जोड़कर नहीं देखते हैं तब तक हमें सीएए की पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी, पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी कि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों करते हैं। कई बार आपके भी मन में सवाल उठता होगा कि ठीक है, केंद्र सरकार कह रही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भाग कर प्रताड़ित हुए नॉन मुस्लिम समुदाय है वो आए हैं, हम उसको नागरिकता दे रहे हैं, तो इससे मुस्लिम समुदाय को क्या दिक्कत हो रहा है, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पिक्चर यह है कि जब तक सीएए को हम एनआरसी से नहीं जोड़कर देखते तब तक हमें पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश स्तर पर एनआरसी कराती है। देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से 130 करोड़ अपने डॉक्यूमेंट साबित कर पाते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। 10 करोड़ बच गए जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो साबित नहीं कर पाए कि वो हम इस देश के नागरिक हैं। उस 10 करोड़ में मान लेते हैं कि 7 करोड़ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जिन लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है वो लोग हैं, और 3 करोड़ मान लेते हैं कि मुस्लिम समुदाय है जो नागरिकता साबित नहीं करता है। तो उस 7 करोड़ को तो इस सीएए के तहत तो नागरिकता मिल जाएगी। बाकी के जो 3 करोड़ मुस्लिम समुदाय बच गए, जो अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाए कि हम इस देश के नागरिक हैं, उनको नागरिकता तो नहीं मिलेगी, वो तो इस देश के नागरिकता से बेदखल हो गए। इस कारण से मुस्लिम समुदाय इसका खुलकर विरोध करते हैं, बड़े स्तर पर विरोध करते हैं, पूरे देश स्तर पर विरोध करते हैं। जब तक हम सीएए को एनआरसी से जोड़कर नहीं देखेंगे, हमें इस सीएए की पूरी क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें सीएए को एनआरसी से जोड़कर देखना ही होगा। आप एक न्यूट्रल माइंड से खुद इस एग्जाम्पल को विजुअलाइज कीजिए कि आपके गांव में ही 100 लोग हैं, 100 लोगों को नागरिकता प्रूफ करने की बात कहा गया, 100 में से 80 लोग प्रूफ कर पाए, 20 लोग नहीं कर पाए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बाढ़ में दह गए, कुछ भी हो इनफैक्ट रीजन, तो वो 20 लोग में से मान लेते कि 15 लोग हिंदू थे, यानी हिंदू, सिख, जैन वगैरह, और 5 लोग आपके गांव के मुस्लिम समुदाय से थे।
तो जो 15 लोग थे उन्हें सीएए के तहत केंद्र सरकार कहा आइए हम आपको नागरिकता दे देते। अब 5 लोग जो आपके गांव के बच्चे जो मुस्लिम समुदाय के थे, केंद्र सरकार ने कहा आपको तो सीएए के तहत नागरिकता देंगे नहीं, आपने डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं किए, आप इस देश के नागरिक नहीं, आप इस देश को छोड़ के जाइए। तो बताइए कि जो सालों से इस देश में रह रहा है उनका अब इस देश से छोड़कर जाने के लिए कहा जाए और कहेंगे कि आप प्रवासी है, आप इस देश के नागरिक ही नहीं है, तो उन्हें कैसा लगेगा? तो विरोध करना तो उनका बनता है और विरोध करना तो फंडामेंटल राइट है। अगर आपको कोई भी कानून पसंद नहीं है तो आप उसका शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। उम्मीद है कि आप जो सीएए को लेकर के जो क्रोनोलॉजी है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समझाने की कोशिश करते हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। इसका जो विरोध करने का कारण यह है कि अभी तक देश में ऐसे कोई भी कानून नहीं है जो जाति धर्म के आधार पर बना था। ये पहला कानून है जो जाति धर्म के आधार पर बना, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सेकुलर संविधान है, हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, लेकिन ये कानून को जाति धर्म के आधार पर बनाया गया, इसलिए भी इस कानून का विरोध किया जाता है। क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन इस कानून को जाति और धर्म के आधार पर बनाया गया। हमें उम्मीद है कि आप एक न्यूट्रल माइंड से ये पूरे वीडियोस को देखे होंगे तो आपको अब तक पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि मुस्लिम समुदाय इस कानून का विरोध क्यों करती है। वहीं केंद्र सरकार इस कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्यों लेकर आई, इसका केंद्र सरकार कितना हद तक राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।